हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसिडरेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसको मैं बता दूं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने पढ़ा हुआ था उसके 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो। प्लस मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलएलपी के, प्लस सेल ऑफ गुड एक्ट्स, प्लस का ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उनके मैंने रिलीज कर दिया है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली 4 पेजेस में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने फुल कवरेज दी है उस चीज़ की, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। आप लोग के एग्जाम जल्दी आ गए हैं ना, तो उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जल्दी पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आप समझ सकते हो। इसमें से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनेगा, तो इसको आप अच्छे से देख के चले जाना। ठीक है, मैंने आंसर भी फ्रेम करके दे दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस दोस्त, एक परेशानी ये है कि जो मेरे घर के जस्ट बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस में भी आप लोगों को वीडियो में दिख सकती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए आ जाइए, चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, कंसिडरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो होता है कि डिफाइन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को डिफाइन करो और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को बताओ, है ना। अब कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज डी में, वो ये दी हुई है, जो ये रेड में मैंने मार्क किया है। इसको, एक तो डेफिनेशन टफ है, इसको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, मैं रीड करवा दूंगा, अभी इसको छोड़ दो, मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक पॉइंट था कि कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है, ये आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट लिख के आना है कि कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा होता है ये क्विड प्रो क्यो के सेंस में होता है। क्विड प्रो क्यो क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों से। समथिंग रिटर्न मतलब किसी चीज़ के बदले कुछ आपसे लेना। जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, तो कॉमर्स सेक्शन, ये आप हैं स्टूडेंट्स लोग। मान लेते हैं किसी एक स्टूडेंट को मैं पकड़ लेता हूँ, ये मैं हूँ, ये स्टूडेंट है। मैं हो जाता हूँ प्रॉमिसर, स्टूडेंट हो जाता है प्रॉमिसी, क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ तो स्टूडेंट प्रॉमिसी हो जाते हैं। मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ? मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब इसमें 2 तरीके हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे फीस ले रहा हूँ, तो कंसिडरेशन मेरी फीस हो जाएगी। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बदले आप जो कुछ भी देते हो वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाती है। तो आप जो फीस दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाएगी। अभी तो मैं फीस ले नहीं रहा हूँ, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो कंसिडरेशन में क्या आएगा? मैं आपको बोलूंगा कि यार मुझे ना कंसिडरेशन में आप लोग ना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। मैं जो अपना पढ़ाने का काम कर रहा हूँ उसके बदले आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब दे रहे हो, बस हो गया, यही कंसिडरेशन होता है। ठीक है, आ जाओ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरी तरह से, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग, यही जो समथिंग वाली बात है ना, यही हो जाता है कंसिडरेशन। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने नहीं ऐड किया था ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन में। डेफिनेशन रीड करते हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, तब आप लोगों को रीड कराता हूँ। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी। ठीक है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी होती है उस एक्ट की, ये बात आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, एज when at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for a promise। ये आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आया होगा, इसलिए रटने की कोशिश करो। अगर याद हो जाता है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं। आप इस वाले पॉइंट को लिख के आ जाना, इस वाले पॉइंट को लिख के आ जाना, और समथिंग इन रिटर्न मेंशन कर देना कि क्विड प्रो क्यो के सेंस में रहता है और उसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इतना लिख के आ जाओगे, और सेक्शन अगर याद रहेगा, सेक्शन 2 प्लस डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो मेंशन कर देना, एज इट इज आपका काम हो जाएगा। डेफिनेशन याद करने की जरूरत इतनी नहीं है, अगर याद हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंसिडरेशन। ठीक है, पहला जो पॉइंट है इसमें आता है, वो आता है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का क्या मतलब होता है? मतलब जिस दिन आप प्रॉमिस कर रहे हो ना, उस डेट से पहले आपने कंसिडरेशन पे कर दिया है, तब तो वो पास्ट कंसिडरेशन हो गया। प्रेजेंट मतलब साइमल्टेनियसली आप प्रॉमिस कर रहे हो, उसी के साथ साथ लगे हाथ आप अपना कंसिडरेशन भी पे कर दे रहे हो, तो वो हो गया प्रेजेंट। एक होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर मतलब कि जिस दिन आपने प्रॉमिस कर दिया उसके बाद आप उसके बदले में जो भी पेमेंट आपको करना है, जो भी समथिंग रिटर्न में देना है, वो आप प्रॉमिस के बाद करते हो। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट कंप्लीट। ये एज इट इज पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे, इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। जो ये 3 पॉइंट लिखे ना, इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये मेन हेडिंग मैंने आपको बता दी। ये बुलेट पॉइंट होगा जो मैंने ये बताया है ना ऊपर, ये होगा आपका बुलेट पॉइंट, ये वाला,
ये आपको मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट को पता है और अंदर की चीज़ें उसको पता है कि जब स्टूडेंट ने बुलेट पॉइंट लिख दिया है तो इसका मतलब है कि अंदर की चीज़ उसने सही ही लिखी होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? मतलब ये कि बराबर। ठीक है। एडिक्वेट मतलब सफिशियंट। मान लेते हैं ये मैं हूँ द कॉमर्स सेक्शन, ये कोई एक यूट्यूब का स्टूडेंट है, मैंने मान लो किसी को बोल दिया कि मैं अपना टीवी बेचूंगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं उनको टीवी बेचता हूँ। कितने का है? 15,000 की टीवी है। 15,000 की टीवी मैं किसी स्टूडेंट को 3,000 में बेच रहा हूँ। ये इनएडिक्वेट है। 15,000 का सामान मैं 3,000 में कैसे बेच सकता हूँ? इनएडिक्वेट है। लेकिन अगर मैं फ्री कंसेंट से बेच रहा हूँ ना, तो इसको एडिक्वेट मान लिया जाएगा। ठीक है। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, नीड नॉट भी एडिक्वेट हो सकता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन, आगे भी एक क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस बारे में, तो इस पॉइंट को आप फिलहाल याद कर लीजिए। ठीक है। पॉइंट नंबर सी हो जाएगा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर जैसा बोलेगा उसके हिसाब से कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर डी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब ये कि ये ए है, ये बी है। ए ने बी को कोई भी चीज़ प्रोवाइड करी, मान लेते कोई सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले बी को क्या कहते हैं कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान ली समथिंग इन रिटर्न में जो भी प्रोवाइड करेगा वो कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ये जो कंसिडरेशन ए को मिलने वाला है ना, या तो ए पे कर, ये बी पे कर सकता है, या कोई और पर्सन है सी, वो भी ए को पे कर सकता है। तो कंसिडरेशन जो है वो बी भी पे कर सकता है और कोई और भी पे कर सकता है। तो मे मूव फ्रॉम तो कंसिडरेशन जो है मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आ जाओ अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर ई, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी और पॉसिबल। मतलब रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इसमें बताने लग कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर एफ, कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ एब्सेंसिडम और प्रॉमिस। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन में बता दिया था, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, वही वाला ऊपर डेफिनेशन में, याद है आप लोगों को? पॉइंट नंबर जी, अगर यह पॉइंट आपको याद हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो इसको स्किप कर देना, अगला वाला पॉइंट लिख देना। लेकिन एक्सप्लेनेशन सभी की लिखनी है आपको, ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट है, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिखनी पड़ेगी नंबर स्कोर करने के लिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल मतलब फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन। है ये क्या बता रहा है? अभी तो मैंने बताया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है कि कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वो एक्सेप्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया ना, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला, वो वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। रीड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्यों? क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आ जाता है इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है। द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर। ए और बी, इन दोनों में एग्रीमेंट होगा, तो ए ने जो बातें कही है कंसिडरेशन को लेकर, बी उससे एग्री करता है। ठीक है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है ये अपने कंसिडरेशन किस तरीके से फिक्स करता है, इसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके। द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज void. द adequacy ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उसी समय उनको कंसिडरेशन फिक्स करना पड़ता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट टू ascertain वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट। कोर्ट्स के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा कि एडिक्वेट है या नहीं है वो चीज़ फाइंड करना है, क्योंकि इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने सारी चीज़ें होती हैं, किसके लिए क्या एडिक्वेट है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को कोर्ट फाइंड करने लगेगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए पार्टीज पे ही छोड़ दिया गया है कि भाई तुम अपने हिसाब से कंसिडर कर लेना। फिर उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है कि इफ इट इज प्रूव्ड, अगर ये प्रूव हो जाता है द कंसेंट ऑफ द पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फ्री। नॉट फ्री मतलब कि कंसेंट किस तरीके से ली गई है, मान लेते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है, या मिस्टेक से लिया गया है, और या तो कोई प्रेशर डाला गया है, इन सब के थ्रू अगर लिया गया है तो कंसिडर वो कंसेंट जो होती है उसको फ्री नहीं माना जाता। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर ऐसा है कि जो प्रूव कर दिया जाएगा कि जो कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट शेल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब कि ए है बी है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने बी से जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो बी के पास ऑप्शन रहता है, इनके पास राइट आ जाती है, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, इसके पास राइट आ जाती है इसको वॉइड करने के लिए, या वॉइडेबल मतलब ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा, इसके पास राइट होता है, इसको वॉइड भी कर सकता है, वॉइडेबल भी कर सकता है, वैलिड भी कर सकता है बेसिकली। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल नॉट बिकॉज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होगा ना, क्योंकि बी की कंसेंट तो ली नहीं थी, इन लोगों ने जबरदस्ती ली थी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा कि क्या कहते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए अवॉइड होगा क्योंकि कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट जो है वो फ्री होना बहुत जरूरी है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वीडियो नंबर 1 में।
पहले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, अब इस पॉइंट के एक्सेप्शंस क्या क्या है, ये हमने पढ़ा था ना, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। आ जाओ, ये मैंने बुलेट पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख दिया है, इनको आप लोग अपने समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देना। अगर नहीं समझ में आता आप लोग अपनी एसओएल की बुक उठाना, एसओएल की बुक में सेम पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उसको रीड कर लेना। होमवर्क में आपको कुछ कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें करवा के नहीं दूंगा। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं करवा के अगर दे दूंगा ना, आप लोग पूरी तरह से उस चीज़ को कर भी नहीं पाओगे, अपने लेवल पर जब पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आएगा दोस्त, आगे सीधा कमेंट कर देना, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा आपको। आगे सीधा कमेंट कर देना, ये नहीं समझ में आया, ये वाला पॉइंट हमें समझाओ, मैं बिल्कुल समझाऊंगा वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करके दे दूँ आप लोगों के लिए, स्पून फीडिंग मैं नहीं कर सकता ना, एग्जामिनेशन में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अपने लेवल पे भी पढ़ाई करते रहो, कहीं दिक्कत आएगी कमेंट कर देना, आके धड़ल्ले से कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उस समय मैं आपको समझा दूंगा, आके सारे के सारे पॉइंट समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो द एक्सेप्शंस आर एज फॉलोज। पहला, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट में कोई भी सर्विस आपने कर दी वॉलंटरी से, आपने अपनी मर्जी से कर दिया है, तो उसके लिए कंपनसेट करना होगा, तो इसके लिए कंसिडरेशन नहीं देना होगा। ठीक, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा बिना कंसिडरेशन के। पॉइंट नंबर बी, प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, इसमें यही रहता है पॉइंट कि जो प्रॉमिस किया जाएगा वो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन द क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी मतलब कि एक बंदा ये है, ए है, बी है। दुकान में आपने देखा है ना, एक दुकान का ओनर होता है, वो अपने नीचे कुछ लोगों को काम पे लगा देता है, तो एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा, दुकान में मालिक तो बैठा रहता है, वो तो पैसे गिनता है, लेकिन ये जो वर्कर रहते हैं ये काम करते हैं, तो ये उसके एजेंट हो जाते हैं, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उनके काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें भी आपको कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, बिना कंसिडरेशन के भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। पॉइंट नंबर डी, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट में ऐसा रहता है, जैसे मान लेते हैं टीसीएस है और ये कोई स्टूडेंट है, अगर मैं कोई गिफ्ट डोनेट कर रहा हूँ तो मैं हो जाऊंगा डोनर, और जो ले रहा है वो जाएगा डोनी, और गिफ्ट दे दिया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, वापस नहीं करेगा बेसिकली ये गिफ्ट को, बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना, गिफ्ट में वापस में तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब मैंने इसको गिफ्ट दिया, वापस में तो ये मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, गिफ्ट में क्या ही वापस मिलता है आपको, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। पॉइंट नंबर ई हो जाएगा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है ना, मान लेते हैं कि कोई भी डेट है, मतलब उधारी है किसी की, आपके पास राइट रहता है उसको वापस लेने का। कब तक राइट रहता है, मान लेते हैं आज आपने दिया है उसको लोन। ठीक है, आपको लोन रिकवर करना पड़ेगा 3 साल के अंदर अंदर। अगर 3 साल के अंदर अंदर आप उसको वो अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है, तो वो जो डेट हो जाता है वो टाइम बार डेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका राइट रिकवरी का हट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जिस पर्सन ने लोन लिया हुआ था वो लिख के पेपर में दे देता है कि भाई मैं आपको जो डेट था वो टाइम बार्ड होने के बाद भी मैं आपको पे करूंगा, साइन वाइन कर देता है, तो वो वैलिड हो जाएगा, तो आप वो एनफोर्स करवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिया जाता है, यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं 3 के अलावा आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, इसी में मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन्हीं पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ठीक है, आर देयर इन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख के दे देगा वो, और इस स्टेटमेंट में आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, बीच बीच में क्या क्या मटेरियल आएगा, ये हर एक बच्चे के साथ परेशानी आती है। ये स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन लिखना क्या है वो नहीं समझ में आएगा। ऐसी एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैंने प्रॉपर्ली आंसर लिख के मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है पेपर में, तो उसको एज इट इज़ आप लोग याद करें ना, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पुरानी जो वीडियोज़ है ना उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख के इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसका क्वेश्चन में इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में से ही निकलता है। जैसे वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाला था, उसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से ही वो आंसर शुरू होता है, इसमें भी यही है। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट ये मेन पॉइंट है। अब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होता कौन है, हम लोग इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट आ जाओ, एक ये और वाला है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इन दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कि एक ये मैं हूँ, एक ये आप हो। ठीक है, एक ये पर्सन है सी, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में है, सी पर्सन स्ट्रेंज है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सी जो है ना वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सू करने नहीं आएगा कि ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सू नहीं कर सकता आपको या मेरे को। ठीक है,
जो स्ट्रेंजर है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी ही नहीं बनाया, पार्टी तो हम और आप है, ए और बी है पार्टी, सी का कोई मतलब ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्यों आएगा, उसके पास राइट थोड़ी है सू करने का। आ जाओ, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना, इसको बोला जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ये आप एग्जामिनेशन में मेंशन करके आओगे। ये फंडामेंटल लॉ कहता क्या है, इसमें 2 पॉइंट है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको लर्न कर लो, यही 2 पॉइंट है, इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, कैन नॉट सू, वो सू नहीं कर सकता, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसका फायदा सी को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सी बी को सू कर सकता है या ए को सू कर सकता है। सू करना मतलब केस करना, ये सी जो है वो ए को भी नहीं कर सकता, बी को भी नहीं कर सकता। अगर सी का बेनिफिट है तो भी नहीं कर सकता, बेनिफिट नहीं है तब तो कर ही नहीं सकता, बेनिफिट है तो भी नहीं कर सकता। ये पॉइंट नंबर ए है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मैं दोबारा से रीड कर दे रहा हूँ आपको। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर एनी राइट, कन्फर मतलब गिव, कन्फर मतलब गिव एनी राइट और इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर इट ऑन अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन स्ट्रेंजर है ना, उसको कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन नहीं देता ये। जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर, कैन नॉट गिव एनी राइट और इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन अंडर इट हु इज टू अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सेप्शंस में। अब देखो दोस्त, यहाँ एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि मैं आप लोगों को होमवर्क तो दे नहीं रहा हूँ, तो आप लोगों को करना ये है कि मैंने इसमें जो है बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को लिख के दे दिए हैं। आपको करना क्या है, आपको एसओएल मटेरियल उठाना है, उसमें जो पॉइंट्स ये वाले आपको मिल जाएंगे सभी के सभी, उसको रीड करो, उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको समझ लो, ठीक है। मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसको करवाने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क भी रहना चाहिए। घर में अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाने का। आप 10 बार वीडियो देख लोगे आपके समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी जाएगा तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको एग्जामिनेशन में फेल कराऊं, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप पास हो गए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको अपने लेवल पे भी करनी पड़ेगी। तो आपको एसओएल का मटेरियल उठाना है, इन पॉइंट्स को रीड करना है, इनके एग्जाम्पल को रीड करके समझना है अपने आप से। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या। अगर नहीं समझ में आता है दोस्त, तो कॉमेंट वाला सेक्शन ओपन है, फटाक से आओ, धड़ल्ले से कमेंट करो, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा क्लियर कमेंट करो कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, ये आप समझाओ। अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो मैं कमेंट क्योंकि पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों के जो भी कमेंट है उनको मैं उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, बल्कि अगला जो लेक्चर आएगा उसमें उस पॉइंट को भी कवर कर लूँगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा तो आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, और नई वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये सीरीज जो है वो चलता रहेगा, लेकिन यही है कि आप लोगों को अपने लेवल पे भी ट्राई करना पड़ेगा। आ जाओ, एक्सेप्शंस टू दिस आर एस फॉलो। एक्सेप्शंस क्या है, ये बुलेट पॉइंट है, इन्हीं को आपको लिख के आना एग्जाम में। इसके अलावा आप इनको एक्सप्लेन करोगे ना, वो 2 या 3 लाइन में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन पॉइंट यही लिख के आना। ये हो जाएगा फैमिली सेटलमेंट फॉर फीमेल। फैमिली सेटलमेंट मतलब कि जब डिवोर्स होता है या क्या कहते हैं मेंटेनेंस की बात होती है ना, तब उनको जो फैमिली सेटलमेंट मिलता है उसके लिए बात कर रहा है। बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के कुछ बेनिफिशियरी होते हैं। सी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पॉइंट नंबर डी में है चेंज ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर ई है असाइनी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और पॉइंट नंबर एफ है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। तो ये जो पॉइंट है, ये पांचों के पांचों 6 पॉइंट है बेसिकली, 6 या 7 पॉइंट होंगे। इसको आपको एसओएल की बुक में से रीड करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपका चैप्टर है ना कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप लोग इसको अपने लेवल पे प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट में बता देना। अब अगला जो चैप्टर है वो कुछ टाइम में मैं लेके आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा आज ही आ जाए। और बाकी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा ही दिया। अब कंसिडरेशन में हमें भी थोड़ा कंसिडरेशन दो। किस तरीके से दे सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से। स्टूडेंट्स को बताओ यार चैनल के बारे में, थोड़ा ग्रो करो, थोड़ा मॉरल सपोर्ट दो। लेक्चर रिकॉर्ड करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, नोट्स में हैंड रिटन बना रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, नोट्स के लिए मेरे को क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं। नोट्स मैं इसलिए नहीं देता हूँ ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं नोट्स भी दे दूंगा, वीडियोस भी दे दूंगा, पढ़ोगे आप है नहीं उसके बाद। इसलिए नोट्स आप जितना पढ़ा रहा हूँ ना, स्क्रीन तो दिख रही है, उसमें से सिर्फ आपको बैठ के नोटिंग करनी है। नोट करते रहो, जितना लिखाया हुआ है ना, 4 पन्ने में एक चैप्टर कवर हो रहा है, और क्या चाहिए यार इतना शॉर्ट में। सिर्फ आपको नोट करते जाओ। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब एग्जामिनेशन की एक रात बचेगी ना, उस समय जब आप नोट्स खोलोगे आपको सारी की सारी वीडियो समझ में आ जाएगी, सारे के सारे नोट्स समझ में आएंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे, तो आप लोगों को टेंशन उस समय नहीं पे होगी, ठीक है। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है उनके पास परेशानी आएगी। नोट्स खुद बनाओ यार, दूसरे के बनाए हुए नोट्स पे क्या करोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये खुद पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद पढ़ा के छोड़ देता, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी एग्जाम में,
ठीक है? चलो ज़्यादा नहीं बात करेंगे हम लोग। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द कॉमर्स सेक्शन।